प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी से निस्सृत पदार्थ, ज्वालामुखी के अंग और ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ रहे थे। तो कल अपन ने केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी या केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के प्रकारों का अध्ययन कर लिया था। आज अपन दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक नहीं होती तो धरातल में दरार पड़ जाने के कारण लावा शांत रूप से प्रवाहित होकर धरातल के ऊपर जमा होने लगता है। कभी कभी लावा की मात्रा धरातल के इतनी अधिक मोटी परत बना लेती है जिससे ठोस होकर वो लावा मैदान या लावा पठार का रूप धारण कर लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इस प्रकार के प्रमुख उदाहरण गिने जाते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी तथा इनमें सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि दरारी उद्गार में लावा ज्वालामुखी छिद्र से न होकर एक लंबी दरार से धरातल पर प्रकट होता है। इसका एक उदाहरण है, सन 1783 में आइसलैंड में एक 17 मील लंबे दरार से होकर लावा का उद्गार होता, जिसका विस्तार लगभग 218 मील की लंबाई तक था। इससे आइसलैंड की जनसंख्या का 5वां भाग लगभग नष्ट हो रहा था। इस तरह के उद्गार क्रिटेशियस युग में बड़े पैमाने पर होते। सेकंड बेटा, उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के वर्गीकरणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक्टिव या जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा श्वान ज्वालामुखी। पहला जागृत, जिन ज्वालामुखियों में लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलता रहता है उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 500 ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण इटली के एटना तथा स्टाम्बोली। स्टाम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। सन 1991 में फिलिपाइन में पिनाटुबो ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था, जो आज तक सक्रिय है। सेकंड, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी एक सोए हुए व्यक्ति के समान होता है जो कभी भी जग सकता है। ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब शांत पड़ जाते हैं और पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखते परंतु अचानक उद्गार हो जाते हैं, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और इन ज्वालामुखियों से अपार जनधन की हानि होती है क्योंकि इनका पता नहीं रहता है कि कब सक्रिय हो जाएं। विश्वविश भूगर्भ के इतिहास में कई बार जागृत तथा कई बार शांत हो सका है। इसका प्रथम उद्गार 79 ईस्वी में हुआ था, जिससे पोम्पियाई तथा हरकुलेनियन नगरों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती। इसके बाद लगभग 1500 वर्ष बाद विश्वविश का उद्भेदन 1631 में हुआ। तत्पश्चात 1803, 1872, 1906, 1927, 1928, 1929 और अब भी इसका कब नहीं पता कब इसका उद्गार हो जाए। और लास्ट है शांत ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्भेदन पूर्ण शांत हो जाता है, दोबारा उद्गार होने के बाद पुनः प्रकट अभी तक नहीं हुआ, उन्हें शांत प्रकार के ज्वालामुखी कहते हैं। इनका प्रमुख उदाहरण कोह सुल्तान तथा देवबंद ईरान के प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं। इसी प्रकार म्यांमार का पोपा प्रशांत ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। अब ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी की स्थितियों के अनुसार विश्वव्यापी प्रतिरूप 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, परंपरागत वितरण और दूसरा प्लेटों के किनारे परिवेश में ज्वालामुखी का वितरण। अब जो पहला परंपरागत वितरण प्रतिरूप है उसका अपन अध्ययन करेंगे। यदि जागृत एवं अन्य ज्वालामुखियों को संसार के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इनका वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। विश्व के वर्तमान जागृत ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। यदि पुराने शंकु, प्रसुप्त तथा शांत सभी प्रकार के ज्वालामुखी को सम्मिलित किया जाए तो यह संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। ज्वालामुखी के विश्व वितरण की व्याख्या के पहले यह आवश्यक है कि इनकी स्थिति तथा उनके प्रकट होने वाले स्थानों की व्याख्या कर ली जाए।
यदि भूकंप क्षेत्र तथा ज्वालामुखी क्षेत्र पर दृष्टिपात करते हैं तो लगभग उन्हीं भागों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं जहाँ भूकंप आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर। प्लेट विवर्तनी के आधार पर ज्वालामुखी क्रिया तथा प्लेट क्रिया किनारों में पूर्ण सहसंबंध परिलक्षित होता है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेटों की सीमाओं के साथ संबंधित हैं। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों पर जहाँ मध्य महासागरीय कटक है, दो विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं के सहारे। 80% विनाशी प्लेट किनारों पर जहाँ पर दो प्लेट आमने सामने टकराती हैं। इस प्रकार जो ज्वालामुखियों का यह जो वितरण है ये बहुत स्पष्ट दर्शाता है कि ज्वालामुखी उद्गार में प्लेटों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। विश्व के ज्वालामुखियों में लगभग 2/3 प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों पर पाए जाते हैं। इसे प्रशांत महासागर के ज्वालावर्त की संज्ञा भी दी गई है। यह पेटी एंटार्क्टिका के अरेबस पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे खासकर एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वतमाला के ज्वालामुखी को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागे के सहारे अलास्का तक पहुंचती है। यहाँ से यह श्रृंखला मुड़कर एशिया के पूर्वी तट के सहारे जापान द्वीप समूह तथा फिलिपाइन द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को सम्मिलित करती हुई पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंची है। इसी पेटी से मध्य महाद्वीपीय पेटी भी निकलती है। दूसरी, मध्य महाद्वीपीय मेखला या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला। इस मेखला का प्रारंभ रचनात्मक प्लेट किनारों अर्थात मध्य अटलांटिक कटक अपसरण मंडल से होता है। यद्यपि अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं, परंतु क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट एवं इंडियन प्लेट का अभिसरण होता है और यह मेखला आइसलैंड के हेकला पर्वत से प्रारंभ होती है। यहाँ पर दरारी उद्गार वाले अनेक ज्वालामुखी दृष्टिगोत होते हैं। इनमें 1783 ईस्वी का लाकी दरारी वाला ज्वालामुखी सबसे महत्वपूर्ण था, जिससे 32 किलोमीटर लंबी तथा 12 किलोमीटर लावा का प्रभाव हुआ था। आइसलैंड से मेखला स्कॉटलैंड होती हुई कनारी द्वीप पर पहुंचती है। यहाँ पर इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। प्रथम शाखा अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह तक चली जाती है तथा दूसरी शाखा इसकी अफ्रीका तक चली जाती है। यहाँ पर भूभ्रंश घाटी के सहारे भूकंप ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यहाँ से स्पेन इटली होती काकेशिया तक पहुँचती है। उसके बाद ये हिमालय पर्वत के म्यांमार तक जाती है। यहाँ से दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़कर दक्षिणी पूर्वी द्वीप में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में यह मेखला मिल जाती है। थर्ड, मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक ज्वालामुखी। मध्य महासागरीय कटक के सहारे 2 प्लेटों का अपसरण होता है, जिसके कटक के सहारे दरार या घर्षण का निर्माण होता है। यहाँ पर दोनों कटक के नीचे एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जिसके जब दोनों प्लेटें में गर्म पेरिडोटाइट दुर्बलता मंडल से ऊपर उठकर विपरीत दिशाओं की ओर गतिशील प्लेट के बीच निर्मित दरार में प्रविष्ट होता है, तो ऊपरी दबाव कम होने के कारण यह अधिक पिघल जाती है तथा बेसाल्ट और लावा दरारी उद्भेदन के रूप में धरातल पर प्रकट होते हैं। इस तरह के ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है और इस मेखला की समस्त ज्वालामुखी क्रिया तथा दरारी उद्भेदन दृश्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश क्रियाएं जल में आवरण के नीचे ही जमा हो जाती हैं। लास्ट, अंतर प्लेट ज्वालामुखी। प्लेटी सीमाओं के अलावा प्लेटों के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिनके वास्तविक कारण एवं उद्गार की प्रक्रियाओं के विषय में अभी तक एक मत नहीं है। प्रशांत महासागर के प्लेटों के अंतर्गत ज्वालामुखी स्थिति दर्शाई गई है। इनमें एक प्रमुख श्रृंखला हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर लगभग उत्तरी पश्चिमी दिशा में कमचटता चली गई है। तो ये महाद्वीपों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है
और इसके कारण बहुत स्पष्ट अभी नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, कल आप विश्व में ज्वालामुखी का वितरण पर एक निबंध लिख करके लाएंगे। धन्यवाद।